प्रदेशवासियों के लिए हिसार से जयपुर का सफर हुआ आसान। पहले दिन महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से 29 यात्रियों ने भरी उड़ान। मुख्यमंत्री बोले, सपना हो रहा है साकार। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। 13 से 21 सितंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रदर्शन के आधार पर एशिया कप के लिए खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने यमुनानगर में रेलवे और जल संसाधन योजनाओं का लिया जायजा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, बातें कम काम ज्यादा। रेलवे स्टेशनों का रेलवे फ्रेंडली और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा कायाकल्प। और बाढ़ प्रभावित पंजाब का हाथ बांटने पहुंच रहे हरियाणावासी। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी पंजाब दौरे पर। समीक्षा कर केंद्र सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रभावित इलाकों का कर चुके हैं दौरा। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये नई उड़ान की शुरुआत नहीं बल्कि हरियाणा के विकास, क्षेत्रीय समावेशन और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ अब हरियाणा ने नागरिक उड्डयन का विकास करके एयर कनेक्टिविटी में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सरकार बनने के समय से ही नागरिक उड्डयन का विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि इसी साल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ किया था। उन्होंने उसी दिन इस एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी किया था। गत 9 जून 2025 को हिसार चंडीगढ़ हिसार हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी किया गया। जल्द ही हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। आरंभ करके हमने नागरिक उड्डयन विकास की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है। आगामी कुछ वर्षों में हम हिसार को दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित करेंगे। वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के समय से ही नागरिक उड्डयन का विकास हमारे एजेंडे पर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। 9 जून 1925 को हिसार चंडीगढ़ हिसार हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। जल्द ही हम हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केवल हवाई सेवा ही नहीं, हिसार को एक औद्योगिक, लॉजिस्टिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का सरकार का सपना अब साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त 2024 को हिसार को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया। 20 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का क्षेत्र 2988 एकड़ है, जिसकी अनुमति लागत 4680 करोड़ रुपए है और इससे 1,25,000 रोजगार पैदा होंगे। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरियर से जोड़कर हरियाणा के उद्योगों का प्रवेश द्वार बनेगी। साकार हो रहा है। मुझे ये खुशी है कि मैं विशेष रूप से आप लोगों से ये साझा करना चाहूंगा कि 28 अगस्त 2024 को हिसार को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया है। 20 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्लस्टर हिसार के लिए स्टेट सपोर्ट्स एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का क्षेत्र में 2988 एकड़ है, जिसकी अनुमति लागत 4680 करोड़ रुपए है और इससे 1,25,000 रोजगार पैदा होंगे। मित्रों, यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी
डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़कर हरियाणा को उद्योग का ये प्रवेश द्वार देगी। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जयपुर के लिए पहले दिन 29 यात्रियों ने उड़ान भरी। सड़क से जयपुर जाने में जहां 5 घंटे लगते थे, अब ये सफ़र सिर्फ 55 मिनट में तय होगा। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि इससे हरियाणा और राजस्थान का सीधा जुड़ाव हुआ है। इससे पहले दिल्ली, चंडीगढ़ और अयोध्या के लिए सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही कोलकाता और जम्मू के लिए उड़ानें शुरू होंगी। तो ये 7200 एकड़ का एयरपोर्ट बना और ये विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो 7 साल पहले भी यहाँ हवाई यात्रा शुरू हुई थी, वो किसी कारण बंद हो गई और दोबारा अयोध्या की शुरू हुई, फिर दिल्ली की शुरू हुई, फिर चंडीगढ़ की शुरू हुई, अब जयपुर की, और आने वाले समय में और भी शहरों की यात्राएं शुरू होंगी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी यात्राएं भी, उड़ानें भी शुरू होंगी, मैं समझता हूँ। तो ये सब चीज़ें शनै शनै होते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सींचत सो गुना ऋतु आए फल हुए। तो ये आस्ता आस्ता समय समय पर दिन दूनी रात चौगनी ये महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तरक्की करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 4 प्रमुख विभागों शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, HSVP और HSIIDC के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा हाल ही में हुई अत्यधिक वर्षा और बरसाती पानी के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में जलभराव, सड़कों की स्थिति और निकासी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश के पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज़ हॉल में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। टूर्नामेंट में अंडर 15 और अंडर 17 वर्गों में करीब 1800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 13 से 21 सितंबर तक चलेगी और इसमें 12 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए खिलाड़ियों का हरियाणा की पावन धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से लगातार युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रही है, जो कि अत्यंत सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखकर उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मुझे ये खुशी भी है कि इस टूर्नामेंट में देश के सभी राज्यों से 2000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की। कार्यक्रम में ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए 2700 से अधिक बच्चों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1800 खिलाड़ी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने इसे मिनी इंडिया की संज्ञा दी, जहां पूरे देश की झलक देखने को मिल रही है। 2700 एंट्रीज आई हैं और 1800 खिलाड़ी जो हैं इसके अंदर भाग ले रहे हैं। पूरे देश से देश के हर कोने से खिलाड़ी आज पंचकूला के अंदर आए हैं। आज मैं कह सकता हूं कि ये आज पंचकूला मिनी इंडिया का रूप जो है इसके अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ मैं समझता हूँ कि जो टीमें खेलेंगी, क्योंकि बेस्ट टीम्स यहाँ खेलने वाली हैं और एशियन टीम जो एशिया कप के अंदर जाने वाली है उसकी सिलेक्शन भी यहीं पर इसी कोर्ट्स के अंदर होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इसी प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर एशिया कप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों में उत्साह और प्रतिस्पर्धा का स्तर बेहद ऊंचा है। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय रेल एवं जल संसाधन राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बातें कम काम ज्यादा है और पूरी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यमुनानगर रेलवे स्टेशन को बेस्ट बनाने का वादा किया। सोमन्ना ने हथनी कुंड बैराज का दौरा किया और वहां डैम बनाने के प्रयासों पर जोर दिया।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि रेलवे फ्रेंडली और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने यमुनानगर के यमुना किनारे बसे इलाकों को पक्का करने की मांग का भी समर्थन किया। वो भी चालू करने का बात है कोई, और वो भी होना चाहिए, वो भी लेने का इंस्ट्रक्शन दे कोई। बाद में हमारा इंजीनियर सब भी इधर रखो, बाद में 3 महीने का एक टाइम मैं डीसी का रिक्वेस्ट कर कोई सब डिपार्टमेंट का, भारत सरकार का डिपार्टमेंट रहते कुछ रहते, एक कंसल्टेंट को एक कमिटी बनाइए, कमिटी में एक ही अमराला में सब भी आए तो डीसी उसका चेयरमैन रहता है। अभी काम ऊँचा जल्दी करने का थोड़ा हेल्प होता है करको मैं रिक्वेस्ट कर कोई वो भी होता है। रेलवे का क्या क्या है यमुनानगर को होना चाहिए, नॉट ओनली यमुनानगर, हरियाणा का कंप्लीट फुलफिल करने का मुझे आदेश भी। मेरा मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उसको हेल्प करता है। बाद में मोदी जी का विज़न है 2047 का, ये हरियाणा नंबर 1 आने का कैसा कैसा में हमारा डिपार्टमेंट काम ले को जाना वो लेता है। पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उत्तर प्रदेश के यमुना किनारे के इलाकों का उदाहरण देते हुए हरियाणा में भी भूमि कटाव रोकने की मांग की। मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रेलवे व सिंचाई विभाग की परियोजनाओं पर चर्चा की और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पंजाब में आई आपदा के समय हरियाणा के नागरिकों ने मानवीय एकजुटता का परिचय देते हुए बढ़ चढ़कर सहायता कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपील पर नूंह स्थित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंचे। खाद्य पदार्थ, कपड़े, दवाइयां और जारी सामान लेकर हरियाणावासी पंजाब के प्रभावित इलाकों में मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब में आई आपदा में हर हरियाणावासी पंजाब के साथ है। उन्होंने नूंह वासियों और अन्य जिलों से योगदान देने वाले नागरिकों की सराहना की और कहा कि ये संकट की घड़ी में भाईचारे की मिसाल है, जिससे साफ है कि हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया कि जब कोई पड़ोसी संकट में होता है तो पूरे प्रदेश एकजुट होकर मदद के लिए तैयार रहता है। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण कर राज्य का दौरा किया। अब केंद्र के मंत्री लगातार राज्य के इलाकों का दौरा कर लोगों का दुख दर्द साझा कर मदद का आश्वासन दे रहे हैं। केंद्र स्थिति पर नजर रखते हुए नुकसान का आकलन कर रही है ताकि राज्य को समुचित सहायता की जा सके। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पंजाब के अपने दौरे पर हैं, जहां वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वे आज सुबह चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरे और यहां से सीधे रूपनगर जिले के लिए रवाना हुए। वे रूपनगर के कई गांवों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनका हालचाल पूछकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान वे सबसे पहले रूपनगर के गांव शाहपुर बेला पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी में डूबे इलाकों का सर्वेक्षण किया। This is the time to stand with the affected people, and this is the time to give them justice. Should not be politicized. Should help to the proper affected people, and they have to come to the ground and they have to go to the public. Last village I visited, there people are telling that 20 years there is no MPs are not visited. This is the time for to safeguard our affected people, and we have to stand for them. इसके बाद वे यहां से आगे हरिवाल गांव पहुंचे, जहां खेतों से गुजरते हुए उन्होंने नदी से सटे इलाकों और कटाव के क्षेत्र को देखा, जहां पानी को रोकने के लिए डंगा बनाया गया था। यहां उन्होंने राहत सामग्री की गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि केंद्र ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र की 2 उच्च स्तरीय दल गठित किए गए हैं, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, रोड, बिजली के अफसर शामिल हैं, जो राज्य का दौरा कर हालातों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्र ने पंजाब को 12,000 आपदा राहत कोष के अलावा 1600 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा की है। मृत्यु में 2 लाख और घायलों को 50,000 देने को कहा है। साथ ही अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स से सहायता की जाएगी। यमुनानगर पहुंचे कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने बाढ़ प्रभावित कमालपुर टापू समेत कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ से किसानों की ज़मीन और फसलें बर्बाद होती हैं, इसलिए इसका स्थायी समाधान ज़रूरी है। जिंदल ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार पर असफलता का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने कार्यकाल की ओर भी देखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। हेलीकॉप्टर से पहुंचे जिंदल ने किसानों से सीधा संवाद कर उनका हाल जाना। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों के इस दर्द को समझता हूँ और हर साल जो है हम जो पत्थर लगाते हैं, पत्थर की दीवारें बनाते हैं या इतने सारे कट्टे भर के हमने डाले, ये सब जो है इसकी रोकथाम के लिए पूरे नहीं हो पाए हैं। इसके लिए और माइनिंग जो है, जो सैंड माइनिंग होती है वो भी इसके लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है। सैंड माइनिंग भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए कि वो नदी के बीच में हो, कितनी हो, कहाँ पर हो, वरना अगर एक साइड में हम ज़्यादा खोद देंगे तो वहाँ ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा करंट आएगा, तो उस तरफ की ज़मीन को वो और काट देता है। तो इसलिए इसका मैं आग्रह करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी, और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आवर रिवर बैंक्स। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद जिला कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। साथ ही 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि इन महापुरुषों ने जीवन भर सेवा को प्राथमिकता दी और भाजपा भी इसी भावना से ये आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्लम बस्तियों में सेवा कार्य और एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने आम जनता से 100 घंटे श्रमदान देने की अपील की। विभिन्न रूप से इसको सेवा का काम किया जाएगा। सेवा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति के काम आए। इसमें रक्तदान जैसा महादान भी सम्मिलित किया गया है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय मोदी जी ने मुहिम चलाई, उसके तहत हजारों लाखों वृक्ष लगाने का काम भी सभी लोग करेंगे। तो एक स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंदर स्वच्छता एक बहुत अहम जो है समाज के लिए एक जरूरी काम है। उसमें सभी से अपील की गई है कि सभी लोग सरकारों पर डिपेंड ना रहे, स्वयं जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि 100 घंटे श्रमदान पूरे एक साल के अंदर, यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान सब करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 1965 भारत पाक युद्ध के 60 साल पूरे होने पर भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने मीडिया को संबोधित करते हुए युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझी की। वेस्टर्न कमांड के अधिकारियों ने बताया कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई के चलते ये संघर्ष हुआ। युद्ध की शुरुआत कच्छ क्षेत्र से हुई, जिसके बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने 10,000 घुसपैठियों को कश्मीर में भेजने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने अखनूर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। इस युद्ध में पैटर्न टैंक बनाम पैटर्न टैंक की लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अंततः पाकिस्तान ने 22 सितंबर को सीज फायर की मांग की, जिसे भारत ने मान लिया। The area of responsibility was very huge, starting all the way from Leh Ladakh to Rajasthan. And operations in 1965 began in Kutch, where Pakistan tried to occupy some disputed areas. We defeated the Pak designs, we repelled the Pakistanis where they had come. Thereafter in May 1965, Pakistan came and sat down on certain peaks in Kargil, like they did in 1999 later. And again our army fought very bravely, evicted all the Pakistani soldiers from the peaks near Kargil. इस दौरान वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में आयोजित प्रदर्शनी देखने आए छात्रों व लोगों ने 1965 भारत पाक युद्ध के बारे में जानकारी ली और अपने जज्बात भी जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ उन्होंने सैन्य हथियारों की जानकारी ली, साथ ही रोबोटिक व अन्य तकनीकों के बारे में भी जाना। So much things from here, and like the information of the guns and how does they work, the scope and everything. It's a lot of fun here to
look at these guns, robots, and every army things which they have. आज हम यहाँ विज़िट करने आए हैं जो 1965 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बताया गया हमें, क्या इस्तेमाल हुआ था, कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे हमें आकर बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाकर 5 साल करने और लोन राशि में वृद्धि की घोषणा से कैथल के रेहड़ी पटरी व्यवसायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कैथल के अनेक इलाकों में रेहड़ी लगाने वाले छोटे दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताया और कहा कि वे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हम जैसे गरीबों की आत्मनिर्भरता के लिए ठोस कदम उठाए। लाभार्थियों ने कहा कि पहले उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार की इस योजना से न केवल आसानी से लोन मिल रहा है बल्कि ब्याज, सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन भी मिल रहा है। ये स्वनिधि योजना में बढ़ोतरी की है ना राशि में, उससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे लिए सोचा बहुत अच्छा सोचा। किसी भी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। इस सरकार ने हमारे लिए लाइसेंस बनवा के दिए हैं, वो भी मुफ्त में दिए हैं, और इससे पहले किसी सरकार ने हमें कोई भी सुविधा नहीं दी है। बहुत अच्छी स्कीम है जी, बहुत अच्छा लाभ हुआ है लोगों को। जो 10,000 का लोन था वो 15 का हो गया है जी, तो उसके लिए गरीब आदमी को बहुत सहायता मिल रही है जी। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सामान भी लाते हैं और अपने रोजगार से ही चल रहा है काम जी। जो ये पीएम मोदी बढ़िया सरकार है जी, बहुत सबका सोच के चलती है जी। गरीब आदमी का भी और अच्छी सोच है जी, इनकी सरकार बहुत अच्छी है जी। और जो समृद्धि योजना थी जो प्रधानमंत्री ने, वो आगे 5 साल और बढ़ा दी है, ठीक है जी। और इसको बढ़ा के आगे जी, जैसे हम लोन ले रहे थे, जैसे 10,000 का 10 का 20 का मिल रहा है, 20 को 50 का मिलने के बाद हमें सरकार क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने दे रही है। लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं। इसे गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना बता रहे हैं। लाभार्थियों ने कहा कि सरकार द्वारा योजना की अवधि बढ़ाकर और लोन की राशि में वृद्धि कर एक बड़ा भरोसा दिया गया है कि सरकार गरीब तबके के साथ खड़ी है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वर्ल्ड लीडर होते हुए गरीबों के बारे में सोचा, और मैं पटरी में मेरा लाइसेंस भी बनवाया रेडियो का, उनकी कृपा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गरीबों के मतलब की हितैषी हैं, हम उनके साथ हैं। हमको बहुत बहुत धन्यवाद जी जो प्रधानमंत्री का देते हैं, जिन्होंने लोन 10 से 15,000 रुपए किया है, 15 से 30 किया है, जब 4,000 रुपए के लोन किया है, उसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत ही अच्छा काम किया, हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। ये 10,000 से 15,000 रुपए की अवधि बढ़ा दी है, और 15,000 वाली 20,000 वाली 25,000 कर दी है। बहुत अच्छा काम किया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार और चिकित्सकीय जांच के माध्यम से स्वस्थ रखने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया है। भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर ने बताया कि 19 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं को पहली संतान के जन्म पर 2 किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और 3,000 रुपये गर्भावस्था के दौरान और 2,000 रुपये माँ व बच्चे के टीकाकरण के बाद। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की। इसमें जो पहली बार माँ बनती हैं उन औरतों को उनकी उम्र कम से कम 19 वर्ष माँ बनने पर ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत पहली बार आंगनवाड़ी में पंजीकरण करने पर 3,000 और दूसरी बार बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का जो प्रथम टीकाकरण है पूरा होने के बाद 3,000 रुपये पहली किस्त में और दूसरी किस्त में 2,000 रुपये बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो प्रथम टीकाकरण है वो पूरा होने के बाद दिया जाता है। दूसरी बेटी पैदा होने के बाद बच्चे को पेंटाथर्ड लगने के बाद 6,000 रुपये एक किस्त के रूप में जननी सुरक्षा योजना सहित 6,000 रुपये उसकी किस्त खाते में डाला जाता है। लाभार्थी ने बताया कि ये योजना कुपोषण को कम कर मातृ शिशु मृत्यु दर घटाने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ लिया और आर्थिक सहायता से पौष्टिक आहार ग्रहण कर अपने स्वास्थ्य में सुधार किया। जननी सुरक्षा योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। जब मैं प्रेगनेंट थी जब मिले
जापे के नाम के, और 2000 रुपये मेरी गुड़िया होने के बाद मिले मुझे। और अब मुझे दूसरी गुड़िया हुई है, और इस दूसरी गुड़िया के मुझे 6000 रुपये मिलेंगे। 6000 रुपये का पहले तो फार्म भरा नहीं गया, अब इकट्ठा भरा जाएगा। और ये योजना बहुत अच्छी है, इससे हमें मतलब सहायता ही मिलती है, कुछ भी खाने पीने का अपने खुद से ला सकते हैं, किसी के निर्भर नहीं होना पड़ता। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई है। ये मातृ वंदना योजना एक ऐसी योजना है जिसमें माँ और बच्चे का अच्छे से स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। इसमें पहली बार माँ बनने पर 5000 रुपये दिए जाते हैं, 3000 रुपये गर्भवती के टाइम और 2000 बच्चे के टीकाकरण के बाद दिए जाते हैं। इससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। पलवल, होडल और हथीन के न्यायिक परिसरों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन राष्ट्रीय व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हुआ। सीजीएम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मेनका सिंह ने बताया कि इस लोक अदालत में करीब 5000 मामलों को हल करने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान बैंक लोन, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व और वैवाहिक विवादों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। मेनका सिंह ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का समाधान सौहार्दपूर्ण माहौल में बिना अपील, शीघ्र और अंतिम रूप से किया जाता है, जिससे समय और खर्चे की बचत होती है। पुराने सभी, इसमें कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं है कि नयों को लेना है। नए जो ऐसे हैं कि ऐसे छोटे मामले जिनको ज़्यादा लंबा चलाना ज़रूरी नहीं है, और जो पुराने हैं जिनमें लगता है कि पार्टीज के बीच में समझौता हो सकता है, उनको भी लिया जाता है। और नए सभी तरह के मामलों को लिया जाता है। लोगों से हम हर बार यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये राष्ट्रीय लोक अदालत होती है इसका फ़ायदा उठाएं। और इसमें पर्टिकुलरली ट्रैफिक के मामले बहुत आते हैं, जो ट्रैफिक चलान्स होते हैं, और अपने जो भी लंबित मामले हैं जिनमें लगता है कि बहुत लंबे चल चुके, दूसरी पार्टी से अब बैरभाव की ज़्यादा अब कुछ रहा नहीं, समझौता करके जो निपटाए जा सकते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के द्वारा निपटाएं। लोक अदालत का उद्देश्य है वो यही रहता है कि भाई कोर्ट पर बर्डन कम हो, केसों की संख्या घटाई जा सके और लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया जाए जिससे कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो, किसी की हार ना हो और आपसी सहमति से मामलों का, विवादित मामलों का निपटारा कर सके। जिला नागरिक अस्पताल के आईसीटीसी विभाग और जिला प्रशिक्षण केंद्र सिरसा द्वारा सघन HIV एड्स जागरूकता अभियान के तहत मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला क्षय रोग एवं एड्स नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रतीक गोयल ने मीडिया को आगामी जागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी और समाज में एड्स से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने पर जोर दिया। इस दौरान डॉक्टर श्रेया और आईसीटीसी काउंसलर कमल निर्वाण ने मरीजों को दी जाने वाली पेंशन योजना के बारे में बताया और मीडिया से अभियान का व्यापक प्रचार करने की अपील की। अगले चरण में कॉलेज स्तर पर पोस्टर मेकिंग, क्विज, वाद विवाद, भाषण और ड्रामा जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्कर जागरूकता और टेस्टिंग कैंप चलाएंगे। HIV फैलने के 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण मैं मानता हूँ इंजेक्टेबल ड्रग यूज, जो आजकल हमारे सिरसा में नशा बढ़ गया है। अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति नशा करते समय सिरिंजेस शेयर करता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करना, जिसे HIV है, बिना कंडोम का प्रयोग किए या बिना किसी भी तरह की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किए, यह भी एक HIV फैलने का प्रमुख कारण। HIV के बारे में लोगों में जागरूकता ना होना या लोगों को इस बीमारी के कारण जो लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, उस भेदभाव का होना। अगर HIV उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको मतलब भविष्य के अंदर उनके शरीर कमजोर हो जाएगा और कई तरह के अवसरवादी रोग उनके शरीर में घर कर जाएंगे। जैसे सर ने पहले ही बताया कि इसका पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये हम कब रोक सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे ग्रामीण अंचल के युवा और जितने भी हमारे लोग हैं इसके प्रति जागरूक होंगे, तभी हम आगे इससे बढ़ने से रोक सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।